दोस्तों नमस्ते। भारत की राजनीति हो या महाराष्ट्र की राजनीति, इसमें ऐसे कुछ बदलाव आ रहे हैं, ऐसे कुछ मोड़ आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप किसी सड़क से निकल रहे हो और वहां बोर्ड दिखाई देता है, सावधान आगे अंधा मोड़ है, ब्लाइंड टर्न अहेड, ऐसे ही ब्लाइंड टर्न बहुत दिख रहे हैं देश की राजनीति में। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कुछ बातें कर रहे हैं, ये जो भी कुछ उनके हाथों से चीजें हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है आगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक अजब सा निर्णय ले लिया। निर्णय यह था कि अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पसंद किया। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में वो सहभागी हो गए। साथ ही साथ जिनके ऊपर कुछ आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे, वही लोग आ गए, जैसे अजीत पवार। राज्य शिखर बैंक के घोटालों की बात प्रधानमंत्री ने की थी और उसके तुरंत बाद ये आ भी गए थे अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ। संभ्रमावस्था है। अब लग रहा था कि जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के घोटाले हैं लगभग दब जाएंगे। हसन मुशर्रफ जैसे मिनिस्टर भी आ गए थे जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, ऐसा आरोप किरीट सोमैया ने लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी उनके खिलाफ बात करते थे। अजीत पवार के करप्शन के बारे में बात होती थी। तो क्या इनके सारे करप्शन के मामले दब गए, ऐसा लग रहा था और लोग भी लगभग यही सोच रहे थे। इसी दौरान ईडी और सीबीआई द्वारा एक कार्रवाई होती है और वो भी महाराष्ट्र में होती है। आरएल ज्वेलर्स, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, यह एक प्रतिष्ठान है जिसके ऊपर ईडी की रेड हो जाती है। एक ही शॉप में लगभग 1 करोड़ के आसपास की, कम 1 करोड़ से भी कम कैश पाई जाती है और लगभग 25 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया जाता है। अब ये मामला कोई करप्शन से जुड़ा हुआ है या और कुछ है, जरा इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं बढ़ते संभ्रम की बात कर रहा हूं, जरा ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि एक आरएल ज्वेलर्स पे हुई रेड और बाकी राजनीति में संभ्रम, इसका क्या संबंध है ये आपको जल्द ही पता चलेगा। मामला ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस फर्म ने कुछ लोन लिया था। कोई 350 करोड़ बोलता है, कोई 525 करोड़ बोलता है, फिगर्स अलग अलग है, लेकिन एक बड़ा लोन था, सैकड़ों करोड़ वाला लोन था और इस लोन का भुगतान ही नहीं हो रहा था। बैंक ने कंप्लेंट कर रखी थी कि ये भुगतान नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यवहार पाए जा रहे थे, मतलब ये जो आरएल ज्वेलर्स के मालिक है, मतलब ये लोग बड़े बड़े ऐसे होते हैं ना, कभी कभी 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी स्थापित कर लेते हैं, तीसरी कंपनी पोते के नाम बना लेते हैं, दूसरी कंपनी बेटे के नाम बना लेते हैं, एक कंपनी खुद के नाम बना लेते हैं। और ये पता चल रहा था कि लगभग 50 मिलियन यूरो का कोई तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब इधर 500 करोड़ के करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बकाया है और 50 मिलियन यूरो का यहां पे कोई ट्रांजैक्शन करने की बात भी चल रही है। अब 50 मिलियन यूरो की बात आई तो ईडी हरकत में आ ही जाती है और ईडी वहां पे रेड करके उनके प्रतिष्ठानों को सील करके, सोना बरामद करके, कैश बरामद करके लगभग 45 घंटे इंक्वायरी करती है। अब ये हो गई बात। अब ये कौन है आरएल ज्वेलर्स वाले, क्या है ये परिवार वाला मामला? ईश्वर जैन नाम के एक व्यक्ति है जो इस पूरे परिवार के मुखिया है। कंपनी का मालिक कोई अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंपनी के मुखिया, इस पूरे परिवार के मुखिया है ईश्वर जैन। जलगांव महाराष्ट्र से है ये। और ये ईश्वर जैन सांसद थे
एनसीपी की तरफ से सांसद बने हुए थे। 2009 से 2014 के बीच में ये सांसद बने थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इनके बेटे हैं जो विधायक भी थे, विधान परिषद के सदस्य भी थे। इनका नाम है मनीष जैन। कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, जळगांव से जब एकनाथ खड़से पूर्व भाजपा नेता और अब के एनसीपी नेता इनके पुत्र खड़े थे विधान परिषद के लिए, तब खड़से के पुत्र को पराभूत कर चुनकर आने वाले यही थे मनीष जैन। 2009 से लेके 14 तक यही मनीष जैन विधायक भी थे महाराष्ट्र विधान परिषद के। बस कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है। ये ईश्वर जैन शरद पवार के बहुत ही करीबी है और इसी ईश्वर जैन को शरद पवार ने अपनी पार्टी का कोषाध्यक्ष भी बनाया था। लंबे अरसे तक ईश्वर जैन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे। और एक बात, जब अजीत पवार ने पार्टी से टूटने का निर्णय लिया, अलग होने का निर्णय लिया, तब एक आश्चर्यचकित करने वाली बात आपके सामने आई और वो थी कि ईश्वर जैन शरद पवार के साथ अपनी निष्ठा बरकरार रखते हुए रह गए और मनीष जैन अजीत पवार के साथ चले गए। मतलब चाचा जी के साथ पापा जी रह गए और बेटा जी भतीजा जी के साथ चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब अजीत पवार के आने के बाद भी, अगर जळगांव के आरएल ज्वेलर्स के ऊपर रेड होती है तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी शायद इनको माफ करने के मूड में नहीं है। शायद अजीत पवार अपने ही पापों का प्रक्षालन करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। लेकिन जो भी कुछ साथ साथ हो रहा है वह भी आश्चर्यजनक है। इधर आरएल ज्वेलर्स के सारे व्यवहारों को अगर टटोला जाए तो बहुत कुछ गड़बड़े मिल रही है। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि इन सब चीज में एनसीपी के नेताओं का हाथ होता है ही है। जैसे नासिक जिले के प्याज उत्पादकों के मामले में शरद पवार या उनकी पार्टी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में हम बार बार बात करते आए हैं। जब भी प्याज वाला मामला उठता है तो शरद पवार की पार्टी ही ज्यादा इसमें हिस्सा लेती है, क्योंकि प्याज के थोक खरीद करने वाले जितने भी व्यापारी या संस्थान हैं, यह सब शरद पवार के अंडर कंट्रोल आते हैं। मतलब जब भी जी चाहे तब तब प्याज वाला मामला आगे ला जाया जाता है और जब जब शरद पवार चाहे तब तब कुछ मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ संबंध आरएल के साथ एनसीपी के हैं और इन्हीं संबंधों को लेकर अभी जांच होने वाली है और इस जांच में जो भी कुछ तथ्य सामने आएंगे वह बहुत ही रंजक होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।